नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी में 1 जून को यानी 7वें चरण के तहत मतदान होगा। इस सीट पर वोटिंग को लेकर पार्टी ने पूरी कमर कस ली है। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी सीट से प्रधानमंत्री मोदी की लगातार तीसरी जीत के लिए खास योजना बनाकर उस पर काम कर रहे हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की वाराणसी दौरा है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी मतदान तक वाराणसी में ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश के कई जिलों के दौरे पर रहे। आपको बता दें कि 7वीं और आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश के 13 सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर सीएम योगी तूफानी रैली कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। माफिया गले में तख्ती लटका के घूमता है, कहता साहब जान बख्श दो एक बार बस। हमने कहा नहीं, तुम गरीबों के शोषक हो, तुम्हारा वही हाल होगा जिसके तुम हकदार हो। और बहनों और भाइयों, इसीलिए मैं आज आया हूं। सुरक्षा की गारंटी भाजपा आपको दे रही है, विकास की गारंटी भाजपा आपको दे रही है। याद करिए, पहले माफिया अभी होते थे, जंगल माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, लकड़ी माफिया, सैंड माफिया, पशु माफिया, ये हामी होकर के आपके संसाधनों पर जबरन कब्जा करते थे। और आज बहनों और भाइयों, माफिया समाप्त, अब विकास हो रहा है। कनेक्टिविटी, 4 लेन 6 लेन की सड़कें, और हमने तो ये भी किया है, यहां जितने भी जनजातीय परिवार हैं जिनके पास संपत्ति नहीं है, उनको पट्टा करने की कार्रवाई भी अंतिम चरणों में चल रही है। और मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं, हर एक परिवार को उसका अधिकार देकर के ही रहेंगे। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में भारत के विकास और भारत की विरासत दोनों के बारे में जो संवेदना है, उसी संवेदना का परिणाम है अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर 500 वर्षों के बाद आज बन करके तैयार हो गया है। और बहनों और भाइयों, इसी का परिणाम है कि 2025 का जो वर्ष है, इसे मोदी जी ने जनजातीय वर्ष के रूप में, भगवान बिरसा मुंडा के वर्ष के रूप में घोषित करने का ऐलान किया है। मोहम्मदाबाद क्षेत्र के लिए स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी के बहुत सारे सपने थे। यहां के विकास को लेकर के वे अत्यंत चिंतित रहते थे, लगातार प्रयास करते थे, संघर्षों से तपे थे। बहनों और भाइयों, जब भी कृष्णानंद राय जैसा कोई कार्यकर्ता, कोई जनप्रतिनिधि विकास के लिए कोई प्रयास करता था, ये समाजवादी पार्टी ऐसे युवाओं नेताओं को माफियाओं की भेंट चढ़ा देता था। और याद करिए, जिन लोगों ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या में कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, बल्कि हत्यारों को संरक्षण दिया, वे लोग आज माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए आते हैं। एक 4 दिन का समय है, 28, 29, 30 और 31। इन 4 दिनों में आपसे मैं अपील करूंगा कि आप में से हर व्यक्ति 10-10 घर में जाकर के एक एक मतदाता से मिलना है और
कहना मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए, देखो याद रखना, ये समाजवादी पार्टी तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन हम कह सकते हैं कि अयोध्या और काशी के बाद अब हम मथुरा की तरफ ही जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पटना के बख्तियार में जनसभा की, जहां राहुल ने गारंटी दी कि मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने बताया कि एक इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था कि बड़े बड़े फैसले मैं लेता नहीं, परमात्मा लेते हैं। यह ऐसा ईडी से बचने के लिए कहते हैं। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर ईडी उनसे अडानी पर सवाल करेगी। अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी, दूसरे जवान को पेंशन मिलेगी। अग्निवीर को कैंटीन नहीं मिलेगी, दूसरे जवान को कैंटीन मिलेगी। ये अन्याय हम नहीं चाहते हैं, इसलिए अग्निवीर योजना को हम रद्द करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं। और जैसे पहले होता था वैसे ही हम एक बार फिर बिहार के युवाओं के लिए, बाकी प्रदेशों के युवाओं के लिए सेना में परमानेंट पेंशन वाली योजना चलाएंगे। जैसे पहले होता था वैसे ही होगा। अब भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है, ये संविधान का चुनाव है। ये पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाइयों और बहनों, ये जो संविधान है, ये आपकी आवाज है और इसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश की जनता के साथ मिलकर बनाया है। और मैं नरेंद्र मोदी और उनके चमचों को कहना चाहता हूं कि दुनिया में कोई शक्ति इस संविधान को छू तक नहीं सकती है। और अगर आपने कोशिश की तो आपके सामने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बाकी इंडिया गठबंधन खड़ा मिलेगा। इसको हम कभी बदलने नहीं देंगे, इसको कभी रद्द नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, इसके आने से पहले इस देश में किसानों का, गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का कोई हक नहीं होता था। जो भी आपको मिला है, जमीन का हक मिला, रिजर्वेशन मिला, जो शिक्षा मिली, स्वास्थ्य मिला, वो सारा का सारा इसी संविधान ने आपको दिया है। और ये आप चाहते हैं कि जैसे यहां हिंदुस्तान में पहले हुआ करता था राजाओं के टाइम में, वैसा फिर से हिंदुस्तान चलाया जाए कि पिछड़ों के अधिकार, दलितों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार सारे के सारे छीन लिए जाएं। और जैसे पहले 20-25 लोगों का राज चलता था, वैसे ही फिर से वही सरकार चलाना चाहते हैं, वैसा ही हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें 20-25 लोगों का राज हो। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी ने यह काम 10 साल से किया है। पहले राजा महाराजा होते थे, उनको कांग्रेस पार्टी ने निकाला, संविधान ने निकाला। अब नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 नए राजा बना दिए हैं, राजा महाराजा बना दिए हैं। उनके नाम अलग है, आजकल नए नाम है, अदानी, अंबानी, ये नाम है उनके, मगर ये राजा है। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इनके लिए काम करता है। भाई और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया इन्होंने। 16 लाख करोड़ रुपए मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। तो अब हमें भी कुछ करना होगा। उन्होंने अरबपति बनाए, है ना, अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, उसमें सबसे ज्यादा किसान के परिवार, मजदूर के परिवार, पिछड़े वर्ग के परिवार। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मोहाली के जुझार नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां आनंदपुर साहिब से भाजपा प्रत्याशी सुभाष शर्मा के पक्ष में आयोजित जनसभा में शामिल हुए, जिसके बाद सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित भी किया।
सीएम धामी को सुनने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें कि धर्मरक्षक और धाकड़ धामी के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी की सशक्त छवि है। सुशासन और बेहतर निर्णय क्षमता के लिए जन जन में इनकी लोकप्रियता है। हरियाणा में गलवैया कर रहे हैं, ये ऐसा ठगबंधन बना है, आपस में ही एक दूसरे को ठगने का काम कर रहे हैं। ऐसे ठगी करने वाले लोगों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं पंजाब में आज पिछले कई दिनों से अनेक जगह प्रचार में जा चुका हूं। पूरे पंजाब में लोग यही कह रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आप पार्टी को वोट दिया था, लेकिन आप पार्टी के राज में तो राज्य की हालत और भी खराब हो चुकी है। भाइयों बहनों, इस लोकसभा के चुनाव में सभी पार्टियों को, आपने पहले के चुनाव में सभी पार्टियों को मौका देकर देख लिया है। तो वहीं गृहमंत्री अमित शाह देवरिया पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। कांग्रेस पार्टी को 40 सीट मिलेगी। 70 साल से अटके राम मंदिर को मोदी ने बनाया। सपा ने राम भक्तों पर गोली चलवाई। सुनिए। सलेमपुर में हमारे 7वें चरण में चुनाव है। 6 चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। मेरे पास 5 चरण के चुनाव का परिणाम मुझे मालूम है। आपको जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, उस और वाले भी बोलो, जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर सरकार बनाने का काम किया। ये छठा और 7वां 400 पार कराने का है। सलेमपुर वालों, 400 पार कराओगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? मगर कैसे बनाओगे भाई? अरे सुनो सुनो, मोदी जी तो काशी से लड़ते हैं, सलेमपुर वाले कैसे बनाएंगे? देखो मैं रास्ता बताता हूं। एक कुशवाहा जी है ना, कुशवाहा जी आगे आइए। एक कुशवाहा जी के नाम के सामने कमल का निशान है, कमल का। उस पर बटन दबाते ही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। भाइयों बहनों, भाजपा 400 पार करने वाली है और कांग्रेस 40 के अंदर सिमटने वाली है। और ये अखिलेश जी की 4 भी नहीं होने वाली है। भाइयों बहनों, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। क्या हुआ? अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 70 साल से एक कांग्रेस ने अटका हुआ राम मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। भाइयों बहनों, ये चुनाव किसके बीच में है? ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं? राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। सलेमपुर वालों, मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? अरे युवाओं, जरा जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस पार्टी कहती है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगिए, उनके पास एटम बम है।
अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए एटम बम से, हम भाजपा वाले नहीं डरते। मैं आज यहां पर कहकर जाता हूं, सोहेल देव जी की भूमि पर, चित्तू पांडे की भूमि पर, मंगल पांडे की भूमि पर कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है। तो वहीं रांची के छुटिया थाना क्षेत्र स्थित एक्सट्रीम बार में मारपीट की घटना होने के बाद डीजे संदीप शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले में एसएसपी चंदन सिन्हा का यह कहना है कि रविवार की रात बार में कुछ ग्राहक और बाउंसर के बीच मारपीट की घटना हुई थी। बार के बाउंसरों ने ग्राहकों के साथ मारपीट कर उन्हें बार से भगा दिया था। कुछ देर के बाद एक युवक पहुंचा और बाहर से निकल रहे डीजे संदीप को गोली मार दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गोली मारने वाले युवक की पहचान की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह एक युवक अपने हाथ में हथियार लेकर गोली चलाता है। और ये देखिए, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर के आरटीआई मैदान में पहुंचे, जहां अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी और बीएसपी अंदर ही अंदर मिली हुई हैं, जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में हमारा किसान दुखी हो गया, संकट में चला गया। यहां के किसानों ने वो समय भी देखा है जब ये सरकार काले कानून लाकर किसान की पैदावार के साथ साथ जमीनों को भी हड़पना चाहते थे। सुनिए। हमने मिलकर के हर बात इनकी झूठी निकली और इनके हर वादे झूठे निकले हैं। जब 10 साल पीछे मुड़ करके देखते हैं, जबकि गाजीपुर और आसपास का इलाका वो इलाका है जो देश के प्रथम सांसद हैं, जो बनारस से चुन करके जाते हैं, उनके क्षेत्र के आसपास के ये इलाके हैं। जो विकास, जो खुशहाली, जो तरक्की होनी चाहिए थी, वो आज हम तरक्की और खुशहाली नहीं देख रहे हैं। जहां तरक्की और खुशहाली के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया, वहीं पिछले 10 साल में हमारा किसान दुखी हो गया, संकट में चला गया। और यहां के किसानों ने वो समय भी देखा जिस समय ये सरकार काले कानून ला करके हमारे किसानों की पैदावार के साथ साथ जमीन को भी हड़पना चाहती थी। लेकिन हमारा किसान न केवल पूर्वांचल का किसान बल्कि देश का किसान जागरूक था। उसने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया, धरने पे बैठ गया दिल्ली जाकर के, और वो तब तक नहीं हटा था जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं यहाँ के गाजीपुर के अपने तमाम समाजवादी साथियों का मैं धन्यवाद और आभार इसलिए भी प्रकट करना चाहता हूं कि जिस समय 2022 के चुनाव से पहले मैंने यहीं से रथ यात्रा शुरू की थी आपके जिले से, जहां पर वो समाजवादी सरकार का बना हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेस जुड़ता है, उस गांव पखनपुरा से हमने शुरू किया था। और जो सहयोग समर्थन आपसे मिला था, मुझे नहीं पता था कि मुझे रात में भी चलना पड़ेगा। मैंने सुबह सुबह रथ यात्रा शुरू की थी, पूरा दिन पूरी
रात चल करके जब मैं लखनऊ पहुंचा था, मुझे याद है सबसे पहले वही खबर मिली थी कि जहां किसान के आंदोलन की वजह से और उत्तर प्रदेश के चुनाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने वो काले कानून वापस ले लिए थे। उसके लिए हमारे गाजीपुर के किसान और नौजवानों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सड़क पर आकर के उस सरकार के खिलाफ खड़े होकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैर जमानती वारंट के मामले में मेरठ से समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया है। 101 गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद भी वो कोई कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। एसएसपी ने सीओ सिविल लाइन के नेतृत्व में उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी थी। उसके बाद उसमें चार्जशीट लगा दी गई थी। चार्जशीट लगाने के बाद रफीक अंसारी जी की ना तो चार्जशीट में इन्हें इन्फॉर्मेशन दी गई थी, ना इनके साइन हुए थे। उसमें कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती रही, वो पेंडिंग पड़ा रहा बहुत लंबे समय तक। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट बन गई। जो एमएलए थे उनके केस उस कोर्ट में चले गए, तो उस कोर्ट में ये वाला मुकदमा भी चला गया। वहां से फिर हमने इस केस में एंटीसिपेटरी बेल मूव करी थी। एंटीसिपेटरी बेल में हमारी सेशन कोर्ट से बेल खारिज हो गई थी। उसके बाद एक 482 फाइल की, क्योंकि कुछ एक्यूज का एक्विटल हो गया था इस केस में। एक्विटल वाले के जजमेंट्स को और इनकी प्रोसीडिंग्स को हम लेके हाई कोर्ट गए थे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इनका मुकदमा विड्रॉ कर चुकी थी अपनी तरफ से, और विड्रॉ की एप्लीकेशन कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और ज्वाइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन सीपीएम त्रिपाठी जी ने मूव की थी। उसके बाद हम हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने कहा नहीं, हम इसे खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि लंबे समय से वारंट चल रहे हैं। और हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर में एक रिपोर्टेड जजमेंट भी पास कर दिया कि नहीं, जब वो आदमी असेंबली में रोज अपीयर हो रहा है, पूरे अपने प्रोग्राम लगा रहा है और वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है, कोर्ट की अनदेखी कर रहा है, इस आधार पे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जस्टिस संजय सिंह साहब द्वारा एक ऑर्डर पास कर दिया गया। उस ऑर्डर के बाद एसएसपी मेरठ को आदेश किया गया था, बाकी कोर्ट्स को भी आदेश किया गया कि भाई जब हाईकोर्ट की फाइंडिंग आई है इस पर विचार करा जाए। उसके बाद इसी प्रकरण में गिरफ्तारी हुई है। कितने एनबीडब्ल्यू इनके अब तक जारी हो चुके हैं? अब वो एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन ये तो ध्यान है ही मुझे कि लगभग 20-22 साल से वारंट जारी है। 100 के आसपास बताया जा रहा है। नियर अबाउट नियर अबाउट 100 है। अच्छा, क्या लेकिन फोर्स उनके घर पे नहीं गई, पुलिस उनके घर पे नहीं गई। पुलिस ने उनके वारंट तामील करने का ड्यूटी यूपी पुलिस की थी। अब अगली क्या आपका कदम है? अब आएंगे, उन्हें जब पेश करेंगे कोर्ट में, बेल मूव करेंगे, फिर बेल कंसिडर हो जाएगी। आपका खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।